नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। देखिए, आतंक का पर्दाफाश कईयों की तलाश जारी। ऐसा इसलिए क्योंकि जबलपुर में मिले अफगानी नागरिक के मिलने के बाद से काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है, जहां बीएस टीवी एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जहां जबलपुर में सामने आए फर्जी पासपोर्ट केस में बीएस टीवी का यह सबसे बड़ा खुलासा है, जहां आरोपी सोहबत खान का आतंकी कनेक्शन भी निकलकर सामने आता है। देखिए, आतंक के रैकेट का मास्टरमाइंड यह सोहबत निकला है, जहां सोशल मीडिया से एटीएस की रडार पर यह आरोपी आया। देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियों को लीक यह आरोपी कर चुका है, जहां अवैध नागरिकता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी कई ज्यादा अलार्मिंग यह साबित होता है। विदेशी हथियारों के साथ ही साथ सोहबत के कई फोटो भी मिले हैं। सोहबत ने कम से कम 20 अफगानी युवकों के फर्जी पासपोर्ट बनाए थे। यह संख्या बढ़ भी सकती है। मध्य प्रदेश के साथ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी कई अफगानी युवक रह रहे हैं, जिनके तथाकथित तौर पर इसी अफगानी युवक ने पासपोर्ट बनाए हैं। एटीएस ने जबलपुर से एक अफगानिस्तान के नागरिक को गिरफ्तार किया। यह आपको बता दें कि पूरा मामला सामने आया जब एटीएस के रडार पर यह व्यक्ति आया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि एक तस्वीर उस अफगानी नागरिक की है जो कि जबलपुर से पकड़ा गया है, और दूसरी तस्वीर उस घर की है, उस इलाके की है जिस इलाके में वह अफगानी नागरिक लगभग सालों से, यानी कि लगभग उसको एक दशक के आसपास हो चला। पकड़ा गया आरोपी लगभग 10 साल से जबलपुर के छोटी ओमती में रह रहा था, जहां जबलपुर से अपना आधार कार्ड और भारतीय पासपोर्ट तक उसने बनवा लिया था। आधार कार्ड बनवाने के बाद फर्जीवाड़े में वन विभाग के कर्मचारी दिनेश गर्ग की भी लिप्तता मिली है। मामले में आरोपित दिनेश के साथ महेंद्र कुमार सुखदन को अफगानिस्तानी युवक को अवैध तरीके से अभिलेख बनवाने में सहयोग करने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोहबत ने दिनेश और महेंद्र से मिलकर लगभग 10 अफगानिस्तानी युवकों के जबलपुर के पते पर आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाया था, जिसमें 2 अफगानिस्तानी नागरिक की पहचान अकबर और इकबाल के रूप में हुई है। दोनों के पहचान पत्र जबलपुर के फर्जी पते के हैं, और दरअसल सोहबत ने सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड किया था जिसमें वह अपने अपने हाथों में विदेशी हथियार लिए हुए नजर आया था। यह पोस्ट एटीएस के संज्ञान में आया और इसी के बाद वह रडार पर आ गया। इस दौरान सोहबत के अफगानिस्तान आने जाने की भनक लगी। छानबीन की गई तो उसका अफगानिस्तान जाने का पासपोर्ट फर्जी मिला। जहां एटीएम को जांचा गया तो पता चला कि आरोपित सोहबत खान 2015 में भारत पहुंचा था। उसकी भोपाल में रह रही एक अफगानिस्तानी शरणार्थी युवती से भी पहचान थी। वह भारत पहुंचने के बाद उस युवती से मिला, जहां उसके साथ विवाह किया और दोनों रहने के लिए जबलपुर पहुंच गए। जहां सोहबत ने जाली जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और आधार कार्ड उसी के माध्यम से बनवा लिया। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों से मिली भगत कर जबलपुर का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, और तो और उसका पैन कार्ड भी बन चुका है, लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस है। साल 2020 में उसने भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया। सोहबत जबलपुर आने के बाद स्थानीय पहचान पत्र बनवाने के लिए लगातार भटक रहा था। तभी वह कलेक्ट्रेट के चुनावी सेल में सेवा दे रहे वनकर्मी दिनेश गर्ग के संपर्क में आया। कलेक्ट्रेट में आते जाते दिनेश की प्रमाण पत्र तैयार करने वाले कर्मचारियों से जान पहचान हो गई और सोहबत ने 10 लाख में अपना और अपने साथियों का आधार कार्ड बनवाने का सौदा कर लिया। दिनेश ने संबंधित विभागों के कर्मचारियों से सोहबत और उसके साथियों के जबलपुर फर्जी पते पर आधार कार्ड बनवाया। फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र में पूर्व में काम करने वाले महेंद्र सिंह से संपर्क साधा। पहचान में दस्तावेज बनाने के बाद महेंद्र से मिलकर पासपोर्ट बनवाया गया। चूंकि सब कुछ फर्जी पते पर था, इसलिए डाकिये को उसने अपने साथ मिला लिया। जहां एटीएस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जबलपुर से अफगानिस्तानी नागरिकों के फर्जी पहचान पत्र बनाने का काम संगठित रूप से चल रहा है। इस गिरोह से
प्रमाण पत्र तैयार करने वाले, सत्यापन करने वाले जिम्मेदार भी इस मामले में संलिप्त निकलकर सामने आए हैं। विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। हर स्तर पर गिरोह के सदस्यों को फर्जीवाड़े के लिए निर्धारित राशि मिलती थी। ये अपने आप में बड़ा गठजोड़ है। सोहबत के फर्जी भारतीय अभिलेख बनाने के साथ ही उसके 2 साथियों के पासपोर्ट लगभग तैयार किए गए थे। 20 अन्य अफगानिस्तानी युवकों के भारत के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं और उनके बारे में भी अब पता लगाया जा रहा है। को जबलपुर में अंजाम दिया है, जहां तकरीबन ऐसी जानकारी लग रही है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य आरोपी था सोहबत खान, उसे इस वक्त जहां हम खड़े हैं, 4 नल जो कि छोटे उम्ते में आता है, इसी घर पे उनका गोदाम था, कंबल का वो व्यापार किया करता था, जैसे जानकारी लगी है। और कल तकरीबन तड़के दोपहर का वक्त है जब यहाँ से गिरफ्तारी हुई थी। आसपास के जो भी लोग हैं उनके सामने ही एक गिरफ्तारी हुई थी। बहरहाल जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे हम समझेंगे। बिना ड्रेस की पुलिस आई जी, उन्होंने पकड़ी, तुरंत उसको ले गई, फिर उसके बाद अंदर गई, फिर उसके थोड़ी देर के बाद थाने की पुलिस आई, आधा 1 घंटे करीब अपना जो भी जांच काज हुई जी। उसके बाद मैं चले गया। हमारे सामने आधे घंटे तक पुलिस नहीं निकली थी। क्या काम करता था सोहबत? क्या कुछ आपने देखा होगा? कंबल का इन लोग का कारोबार है। साथ में उसके और भी लोग थे? उसके 2-3 लोग सब किराएदार हैं। अच्छा भैया, आपको पता था कि वो अफगानी कभी संदिग्ध परिस्थितियां कुछ लगी? आप तो देख रहे होंगे लंबे समय से उसको। हाँ, हम तो बहुत साल से इसको देख रहा हूँ। पूरा मोहल्ले के लोग जानते हैं इसे। अच्छा। हाँ, उसका कारोबार यही है इन लोगों का। रहते कहाँ थे? यहीं रहते थे या कहीं और? यार इसका तो शायद नया मोहल्ले में कहीं रहता ही। अच्छा। ये गोदाम है, लोग किराए पे लिए, गोदाम है। गिरफ्तारी के बाद सीधे उसे ले गए। हाँ, बेशक आप एक बार पुनः नजारा देखिए। इसी स्थान से जो है गिरफ्तारी एटीएस द्वारा यहाँ पर की गई है। और लाजमी है, लंबे समय से जैसा बताया जा रहा है, सालों से वो व्यापार किया करता था। और इसी स्थान से, जहाँ ये मोटरसाइकिल इस वक्त आप खड़ी हुई देख रहे हैं, इसी स्थान से कल सोहबत को एटीएस की टीम ले गई है। जो मूल रूप से आरोप लगा है वो यही कहता है कि 10 सालों से वो यहाँ पर फर्जी आइडेंटिटी के आधार पर रहता था। और उसका साथ देने वाले भी जो अन्य 3 आरोपी थे, उन्हें भी गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है, जिन्होंने पासपोर्ट बनवाने में उनकी मदद की थी। लाजमी है, एक बहुत बड़ा रैकेट यहाँ सामने आने की आशंका है। जो भी हो, एटीएस इस पूरे मामले पर जल्द खुलासा करेगी। फिलहाल आधिकारिक अब तक खुलासे की जो इंतजार है वो हर किसी को, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई कल एटीएस ने जबलपुर में अंजाम दी है। कैमरा पर्सन देवेश विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर। और चलिए, इस बेहद ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए, हमारे साथ कर्नल केसरी सिंह जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ BPS परिहार रिटायर्ड ASP हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV के मंच पर, BSTV के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कर्नल साहब, मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। ये जानना चाहूंगा कर्नल साहब, देखिए आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रहे हैं, डिफेंस में आप काफी लंबे समय तक अपने सेवाएं दी हैं। ऐसे में ये जानना चाहूंगा, आखिर ये घुसपैठिए आ कहां से जाते हैं कर्नल साहब? देखिए, हम लोग जब कमीशन लेते हैं जी, सर्विस के दौरान में, तो कसम खाते हैं देश के प्रति कि देश के प्रति चाहे थल से, जल से, वायु से, जहाँ भी जाना हो, चाहे हमें सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा हो, देश की सुरक्षा के लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जी। और मैं कश्मीर, चाइना, तकरीबन कोई बॉर्डर नहीं रहा जहाँ न रह चुका हूँ। वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्थान, ऐसे जगह है जहाँ एलिफेंट ग्रास, एलिफेंट मीन्स जहाँ हाथी भी शायद अगर वहाँ होगा तो वो भी नहीं दिखाई देगा। बड़े बड़े घने जंगल है जी, नाले हैं, खोए हैं, मौसम बदलता रहता है, धुंध होता रहता है जी। करना तो ये तो मैं समझ सकता हूँ कि आतंकवादी जो कश्मीर में एक्टिव है, किसी तरह से वो अपना घुस सकते हो। लेकिन अगर ये इंडिया के अंदर अगर आ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि उस समय हमारे पूरे देशवासियों की जिम्मेवारी है। आज मैं भोपाल में देखता हूँ कि पुल के नीचे 40-50 आदमी सोए रहते हैं जी, गोमती बना बना करके वहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है और पुलिस की भी बनती है कि हमें देखें कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हुए हैं। उसके बाद ये लोग घरों में कोई ना कोई रोजगार के लिए अगर बेचने के लिए आते हैं या किराए के लिए घर ढूंढते हैं, उस समय भी है पूरे
देशवासियों की जी, जिम्मेवारी है जी, कि जी। हम जो है तो जहां भी संदिग्ध व्यक्ति को देखे बिल्कुल तो बिल्कुल नियरेस्ट जी, पुलिस स्टेशन को जी, रिपोर्ट करें। जी क्योंकि इसमें पूरा देशवासी जब ठीक तक है, नहीं ठीक है, जुड़ेगा जी तब जी तक हम कर्नल नहीं कर साहब, पाएंगे। कर्नल साहब जी जी देखिए हमारे साथ बीपीएस परिहार जी भी हैं, रिटायर्ड एएसपी हैं। बीपीएस जी, आप काफी वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, आपने कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। मैं बड़े ही जो उत्सुकता है और सबसे बड़ी बात एक गंभीरता भी है कि आखिर क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है अगर इस तरह की घटनाएं निकल करके सामने आती हैं तो? जी निश्चित रूप से रहता तो है, लेकिन ये कई बार लोग ऐसे, ये जो इस टाइप से बदमाश लोग हैं जी। और ऐसा कुछ जरिया तलाश कर लेते हैं कि धीरे धीरे वहाँ लोकल में बना लिया। जैसे अभी इसके सोहबत के बारे में पता चला कि इसने यहाँ निकाह भी कर लिया और फिर लोगों से संपर्क किया, तो इंटेलिजेंस का ये बात तो है कि इनपुट तो कई बार नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व, जैसे इसी मसले में, पासपोर्ट के वाले मसले में मुझे जो जानकारी मिली कि लोकल लोगों ने भी उसमें मदद किया, और जो ये था और इसने सोहबत ने फिर बाकी लोगों को भी मदद से अन्य लोगों के भी बनवाया, जिसका इंट्रोगेशन अभी बाकी है और काफी लोगों के इसमें जानकारी होने वाली है। तो कहीं न कहीं रहता तो है, लेकिन अब चूंकि पुलिस अपने स्तर पे काफी जांच पड़ताल करती रहती है। अभी एक बार ऐसा हुआ था, मैं सिमी के मामले में, मैं ऑलरेडी यहाँ पोस्टेड था इंदौर में, हमने खुद पकड़ा था और उसमें मुझे महामहिम राष्ट्रपति का गैलेंट्री मेडल भी मिल चुका है। तो होता यह है कि लोकल में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोकल को साथ में ऐसा मिला लेते हैं कि वो लोग भी उनके भ्रम में आ जाते हैं और फिर इनपुट नहीं मिल पाता। इसके कारण ऐसे घुसपैठिए सक्रिय हो जाते हैं और ऐसी सफल हो जाते हैं अपनी कामयाबी मंसूबे में। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में अपने को पता मिलता है और पुलिस पकड़ती है, और उसी का कारण है कि ये पकड़ में आए हैं लोग, और भी इनका जो चेन है ये काफी पकड़ में आएगी। ठीक है बीपीएस साहब, जिस तरह से आपने बताया कि कभी कभी लोकल्स इसमें मिल जाते हैं, ये अपने आप में काफी गंभीर विषय है, लेकिन बात यह भी है कि देखिए जब कोई किराए पर रहने आता है, जिस तरह से कर्नल साहब ने बताया कि किराए से अगर कोई इलाके में कोई व्यक्ति रहने आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको थाने में देनी होती है, चाहे वह ओनर हो, उसकी ओर से ये जानकारी देनी होती है। लेकिन कितनी जानकारी दी जाती है ये आप और हम सब जानते हैं, कितनी जानकारी दी जाती है। किराएदार सिर्फ अपना किराया दे के मकान में रहने लगता है और मकान मालिक अपना किराया लेकर उसको लेकर ही सिर्फ संतुष्ट हो जाता है। आखिर कहां चूक हो रही है कि इस तरह से हमें अगर लोकली ही मदद नहीं मिलेगी तो कैसे होइएगा? जी बीपीएस जी। निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि कई बार सूचना देने के लिए इसमें रहता है कि सूचना देना है, अदरवाइज ऑफेंस है उसमें, और 188 वगैरह के और मुकदमे कायम भी होते हैं, लोगों को प्रोसिक्यूट भी करते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी हमारी पुलिस जो है नगर सुरक्षा समिति के माध्यम से, और हम लोग कई बार पैम्पलेट्स भी लगाते हैं, अभियान भी चलाते हैं कि सभी सूचना दें। इसके बाद भी लोगों में जागरूकता की कमी होती है, और कई बार ये जो चूंकि ऑलरेडी इनके मन में तो रहता है बदमाशी करने का, और ये लोग ऐसे इन्वॉल्व कर लेते हैं लोगों को कि लोकल लोग समझ नहीं पाते हैं कई लोग, और बहुत कम लोग ऐसे जो इन्वॉल्व होते हैं, उसी कारण ये बदमाशी हो पाती है इन लोगों की। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लोकल पुलिस की चूक तो हो ही जाती है, जो बीट के हमारे कर्मचारी हैं वो नहीं चेक कर पाते हैं, उसके कारण ऐसे बदमाश उसमें पनप जाते हैं और लोकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। जी कर्नल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बॉर्डर पर क्या कोई रैकेट चल रहा है इस तरह का, घुसपैठियों को अंदर लाने का? कोई आप किसी को एक राशि दीजिए, लिमिटेड राशि दीजिए और फिर उसे आप बॉर्डर पार करा दीजिए। कर्नल साहब नहीं, बॉर्डर में रैकेट तो नहीं चल रहा है, लेकिन जब मैं कश्मीर में था जी, और कश्मीर का तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ की बाई फुट हम गए ना हो जी, तो वहाँ पर एक समय पर ऐसा चल रहा था कि ये जो आतंकवादी पाकिस्तान से इधर आए थे, शुरुआती जब पाकिस्तान से आए थे, और यहाँ पर एक चेन आतंकवाद बनाने की इन्होंने कोशिश किया था जी। मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, वो बोलते थे कि एक आदमी अपने घर से जिहाद के लिए देना है, अगर आप जिहाद के लिए नहीं दोगे तो हम पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तो जो जिहाद के लिए एक आदमी अपने बच्चे को देता था तो उससे इनको क्या फ़ायदा होता था? पहले तो पूरा छिपाव इनको मिल जाता था, उस घर में जब आते थे आतंकवादी तो पूरा इनको खाना वहाँ मिलता था, पूरा छिपाव मिलता था और इनको गाइडेंस वहाँ से मिल जाती थी। इस तरह से आतंकवाद
धीरे धीरे पनपा और कश्मीर में काफ़ी बढ़ा। जी। अभी तो मैं ये समझूंगा कि शायद सेना ने काफ़ी कंट्रोल किया है, पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल किया है और वो जिहाद वाला जो समस्या है वो ख़त्म हो गई। लेकिन एक समय पर चला था जब हमारे पूरे कश्मीरी पंडित, हमें तो इतना ख़राब लगता था जब पूरे बेचारे नदी के किनारे टेंट लगा के वहाँ पर अपने घरों से बेघर होकर के वहाँ पर रह रहे हैं और यही लोग जो है तो उनको खदेड़ रहे हैं। जी हाँ, तो ये ऐसा रैकेट कश्मीर में था और चेन आतंकवाद बनाने की कोशिश की जा रही थी। हाँ, लेकिन उस पर अभी कंट्रोल हो गया है, अभी ऐसा शायद नहीं है। जी जी कर्नल साहब, देखिए आपने इंटेलिजेंस की बात, हमने अभी इंटेलिजेंस की बात करी, आपने कश्मीर का भी जिक्र किया। कश्मीर में इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। लेकिन इसी में एक सवाल ये भी जुड़ता है कि क्या आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस इंटेलिजेंस में जो समन्वय होता है, क्या ये उसकी भी एक कमी हो सकती है? इसमें कमी तो नहीं है, आर्मी और पुलिस दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं जी। और बेसिकली हमारा इंटेलिजेंस जो है तो बाहर का होता है। जैसे कि मैं कश्मीर में था, हम रोज़ वहाँ से मैसेज दिया करते थे अपने आर्मी हेडक्वार्टर को कि आज इतने पाकिस्तानी यहाँ पर आए, आज इन्होंने ट्रेंच खोदा, आज इतना इन्फोर्समेंट हुआ या कि आज इनका पलटन चेंज हुई। लेकिन एक दिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है ऊपर से आर्मी हेडक्वार्टर से कि आज जो है तो आपके सामने एक पलटन है जो कि रात को 12 बजे वो चेंज होने वाली है। इसका मतलब हमारा जो इंटेलिजेंस है ये बेसिकली उस समय बेस्ड होता है दुश्मन के एरिया का, जी, कि उनके दुश्मन के एरिया में क्या हरकत हो रही है। तो हमारा जो इंटेलिजेंस है बेसिकली उसमें होता है। जो इंटरनल पुलिस का इंटेलिजेंस होता है वो इधर होता है, जो कि कश्मीरियों का जो आतंकवादी घुस आए हैं या कि जो चेन आतंकवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका इधर होता है। जी, हालांकि हम दोनों का समन्वय होता है, हाँ, लेकिन हमारा टास्क उनके टास्क में थोड़ा फर्क है। बिल्कुल। परिहार साहब, आपने बताया कि आपने भी एक सिमी के आतंकी को खुद ही पकड़ा था और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है। भोपाल में भी HUT समेत कई आतंकी संगठनों के लोग पकड़े गए हैं। भोपाल, राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश पूरे देश के बीच में आता है और उसके भी बीच में आपको भोपाल मिलेगा। फिर भी इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती हैं? इतने अंदर तक पेनिट्रेट कैसे कर जाते हैं परिहार साहब? ये जो बाहर, ये तो खैर अफगान का इश्यू अलग है, ऐसे लोकल में इन्वॉल्व कर लिया जी। लेकिन जो सिमी के दूसरे लोग होते हैं तो जो लोकल लोग रहते हैं, लोकल उनके जो उनको मददगार बना लेते हैं, उनमें इतना विश्वास पैदा कर लेते हैं कि वो लोग समझ भी नहीं पाते। और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जानबूझ के भी उन लोगों को शरण दे देते हैं, वैसा वो समाज के हैं और उसको इन्वॉल्व करके, और लेकिन इतनी गहराई नहीं समझ पाते कि इतने लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे सिमी के मामले में मैंने आपको बताया 13 सिमी के आतंकवादी पकड़े गए थे, हमने को पकड़ा था हमारे सीनियर ऑफिसर, मैं भी था, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी था जी। तो उसमें ये पता चला कि ये लोकल आदमी को इन्वॉल्व कर लेते, मकान किराए में ले लेंगे, उनको नहीं पता चल पाता कि ये इतने खतरनाक लोग हैं। दूसरे में कई मसले ऐसे भी आए हैं कि पता भी चल जाता है पर लोग इन्वॉल्व भी होते हैं और ऐसे में कार्रवाई भी होती है, तो बाद में पता चल पाता है कि ये कितने खतरनाक लोग यहाँ रह रहे थे। तो होता ये है कि वहां से जैसा कि भी कर्नल साहब ने भी बताया, और बांग्लादेश से भी हम लोगों ने कई बार ऐसे पकड़े हैं, जैसे यहाँ से बदमाश जाते हैं और निकल गए या बाहर के आउटसाइड वहां से एंट्री कर जाते हैं, तो लोगों को ना पता होते हुए भी यहाँ आके और फिर ऐसा मिक्सअप हो जाते हैं और हमारे यहाँ के लोग समझ नहीं पाते, उनको शरण देते हैं और शरण देने के बाद जब बहुत बड़ी घटना हो जाती तब उनके समझ में आ पाता है कि जिनको मैंने किराए से मकान दिया था वो बहुत खतरनाक लोग थे। तो ऐसा भी हो जाता है और भोले भाले लोग उसमें भी फंस जाते हैं, कई बिल्कुल BPS साहब, जिस तरह से आपने बताया कि पूरी रिसर्च नहीं करते, बैकग्राउंड चेक नहीं करते कई बार मकान मालिक, इसलिए भी इस तरह की घटनाएं आती हैं सामने। कर्नल साहब, मैं अब जबलपुर के मामले पर आना चाहता हूं। जबलपुर का ये जो मामला सामने आया है, लगभग 20 अफगानी नागरिकों के ये आरोपी पासपोर्ट बनवा चुका है, खुद का तो बनवाया ही, 20 लोगों के। ये नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कितना ज्यादा अलार्मिंग है कर्नल साहब? मेरे ख्याल से ये तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत नाजुक स्थिति है और हमें इसमें तह तक, जड़ तक पहुंचना चाहिए। पहली बात कि आदमी घुसा कहाँ से घुसा, कैसे घुसा और कहाँ पर हमारी सुरक्षा में चूक हुई जब एक अंदर घुसा,
यहाँ पर पनाह किसने दिया, बिना वेरिफिकेशन के दिया। उसके बाद यहाँ पर लोगों ने लोकल जो मदद किया है, किसने किसने मदद किया है, ये जो है तो पूरा करना चाहिए। और मेरे ख्याल से सख्त जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है, सख्त से सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि ये पूरे देशवासियों का, हर एक नागरिक का जी ये ड्यूटी बनती, कर्तव्य बनती कि जब भी कोई संदिग्ध आदमी आए, चाहे वो गोमती में सोता हो, चाहे ब्रिज के नीचे सोता हो। अभी मैं विजयनगर लाल घाटी से आता हूँ, वहाँ 50-100 आदमी रोज सोते रहते हैं। हमें क्या मालूम कि मजदूर लोग हैं कि इन्हीं में से कोई आतंकवादी भी घुसा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसमें अगर किसी पर थोड़ा भी संदेह होता है तो मुझे पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। और मेरे ख्याल से पुलिस को भी, जो ये लोग सोए हैं या सोते हैं रात को यहाँ पर, तो इनको भी टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन थोड़ा करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए कि कौन आया, कहाँ से आया है। और जहाँ भी थोड़ा भी डाउट हो तो उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बीपीएस साहब, जिस तरह से आजकल रात में गश्त का बहुत ज़्यादा जो बारंबारता है, गश्त बहुत ज़्यादा होने लगी है, पुलिस सक्रिय दिखती है, लेकिन इसी सवाल के साथ, चूंकि जबलपुर का ये मामला है, जबलपुर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर्मी के नज़रिए से भी, यहाँ कैंट है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एक तरीके से। और बीएसटीवी के सूत्रों के मुताबिक ये जो व्यक्ति है, ये जो संदिग्ध है जो पकड़ा गया है, वह ये जानकारियां कई अफगानिस्तान तो भेज ही चुका है, साथ ही साथ ये भी सामने आया कि पश्चिम बंगाल में भी उसने जानकारियां शेयर की हैं। तो क्या पुलिस को और ज्यादा जागने की जरूरत है, और ज्यादा गश्त करने की जरूरत है? क्या पुलिस सो रही है? नहीं सिंह साहब, ये बात सही है कि पुलिस सक्रिय तो रहती है और गश्त तो करते ही हैं। इसमें जो हमारा लोकल इंटेलिजेंस के लोग रहते हैं, इनपुट उनको मिलता रहता है और मुखबिर तंत्र रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विफलता हो जाती है। जैसा मैंने बताया, एक तो पुलिस की व्यस्तता भी रहती है और हम व्यस्तता का बहाना न लेके और हम लोगों को और सक्रियता से उसमें काम करने की जरूरत है। ये बात सही है। और जैसे ये जबलपुर का जो मसला है, इसमें एक आदमी इन्वॉल्व हुआ, फिर लोकल में उसने इन्वॉल्व किया और लोगों को, और इस तरह से अगर इसको पूरे तह तक जाना चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि इनको दंड मिले, तो ऐसे लोगों से सीख मिलेगी और दोबारा जो दूसरे लोग हैं वो नहीं पनप पाएंगे, कम से कम दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों को इसमें सतत गश्त की और सतत लोकल इंटेलिजेंस में अपना इनपुट ज्यादा लेने की जरूरत रहती है। जी बिल्कुल। कर्नल साहब, जिस तरह से मैंने अभी बीपीएस साहब से सवाल पूछा कि ये जो आरोपी है, इसके कनेक्शन सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, ये छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, और जिन लोगों के इसने पासपोर्ट बनवाए हैं वह अलग अलग राज्यों में भी रह रहे हैं, और हमें नहीं पता कि वह अभी किन राज्यों में होंगे, कहां रह रहे होंगे, किस सूरत हाल में रह रहे होंगे। तो ये जबलपुर के हिसाब से भी और पूरे देश के हिसाब से भी कितना अलार्मिंग है। इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर सकती हैं? कर्नल साहब, पहली बात तो सुरक्षा के लिहाज से तो जबलपुर तो बहुत ही क्रिटिकल एरिया है जी, जहाँ पर इसने वो किया है डिफेंस की तरफ से भी। और मेरे ख्याल से इसी के थ्रू जितने भी इसके कनेक्शन है, जड़ तक जाने की जरूरत है, कहाँ कहाँ जो है तो इसके क्योंकि पता करना बड़ा मुश्किल है जब तक इससे पूछताछ नहीं की जाएगी कि तुम्हारे कहाँ कहाँ पर आदमी रह रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी हो, जिस स्टेट में हो, तो फिर उनके थ्रू उनको भी फर्दर पूछताछ करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक आदमी जबलपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, यूपी में है, बिहार में है, इसलिए और भी नेटवर्क पूरे देश में फैला रखा होगा, और देश की सुरक्षा के लिए ये तो बहुत ही अलार्मिंग है। और मेरे ख्याल से उससे पूछताछ करनी चाहिए, और जो भी इसको सहयोग दिए हैं, खासतौर से जो भी लोकल सहयोग दिए हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल। बीपीएस साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आप इस तरह की चीज़ों के एक्सपर्ट रह चुके हैं, एक समय में ऐसी चीज़ों के लिए आप व्यवस्थापक भी रह चुके हैं, आईओ रह चुके हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक पैटर्न को समझते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस कर सकती है इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से जो और इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसी जा सके?
बीपीएस साहब। हाँ, निश्चित रूप से पुलिस कर सकती है और पुलिस करेगी भी। और जैसा कि अभी जो ये पकड़ाए हैं, इसमें कहाँ से पेपर्स बने और कैसे पेपर्स आए, कौन जी। कौन एसोसिएट कौन कौन है, हम लोग पूरे चेन तक जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से जबलपुर के जो पुलिस अधिकारी हैं बड़े सक्षम पुलिस अधिकारी हैं और सभी लोग मुल्क की तह तक जाएंगे और कहाँ से क्या पेपर बना, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट था, कौन उसमें, कई बार लोग धोखे से भी आ जाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे उन पे कठोर कार्रवाई होती है और हमेशा हम लोग उस पे एविडेंस कलेक्ट करके करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस जो जैसा कर्नल साहब ने कहा अपेक्षा की है उसमें पुलिस खरा उतरेगी, ऐसा हमको पूरा अनुमान है उसमें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जब से एक्शन शुरू हुआ है तब से ही लगातार इस तरह की जो अलार्म्स हैं वह बजते जा रहे हैं और लगातार घुसपैठिए हों, अवैध रूप से यहां रह रहे हों या अवैध तरीके से उनमें बसे हुए हों, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और यह भी अपने आप में एजेंसियों को और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बीपीएस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और कर्नल साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।